हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने वेक्टर के सेकंड चैप्टर में एक तो रिजल्टेंट की डेफिनेशन की थी, रिजल्टेंट, और एक किया था रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमने सेकंड लेक्चर में किया था, जिसमें आपको अच्छी तरह रिजल्टेंट की डेफिनेशन बार बार लिख के याद करना और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की पूरी कैलकुलेशन करवाई थी मैंने। अब हमारा सेकंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये था बेटा ट्रायंगल लॉ, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ये बताता है कि अगर हमें इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर के ऐड करने को हम ये लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। हमें ये आर वेक्टर निकालना है कब? ए और बी को ऐड करके, या ए और बी का कंपोजिशन करके, या ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ट्रायंगल लॉ हो चुका। पैरेललोग्राम में वो ये कहता है कि अगर आप इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर आप इन दोनों वेक्टर की हेल्प से किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर पाओ, ये इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है। ए और बी आपने इस पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स ले ली, इनके बीच में ये एंगल, देन complete this parallelogram and the diagonal of this parallelogram which is passing through the point of intersection, या which is passing through the same point which is the initial point of A and B, then this diagonal gives you the value of resultant vector completely in magnitude as well as in direction. देखो ध्यान से, according to this law, according to parallelogram law of vector addition, if two vectors can be represented by two adjacent side of a parallelogram completely in magnitude as well as in direction from a point, then diagonal of the parallelogram passing through the same point gives you the resultant of these two vectors. अब बेटा देखो, कैलकुलेशन में इसकी कैलकुलेशन और ट्रायंगल लॉ की कैलकुलेशन में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि ट्रायंगल लॉ में हमने ये वेक्टर लिया ए वेक्टर, फिर ये बी वेक्टर लिया, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन दिस थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर gives us the resultant of these two vectors. देख भाई ध्यान से सुनना बेटा, लो अलग अलग हैं, पर ये दोनों लो ए और बी का रिजल्टेंट अलग अलग तो नहीं दे सकते ना, बस ऐड करने का है भाई। यहां तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को इस पैरेललोग्राम की इन दो साइडों से रिप्रेजेंट कर लिया। इनका नाम रख देते हैं ओडी और ओई।
फिर हमने ये पैरेललोग्राम बनाया, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। इसमें हमने क्या किया था, ये वेक्टर ए, ये बी, ए वेक्टर की टेल बी के हेड पे है, बी के हेड पे, तो ए और बी के बीच का ये एंगल लिया था ना हमने, बताया था मैंने बहुत अच्छी तरह। अगर ये दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो इनके बीच का ये एंगल थीटा, और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये थीटा, तो ये भी थीटा ना बेटा, इसका मतलब उसमें भी वही थीटा एंगल है। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमने ये थीटा एंगल लिया है, जो यहां भी यही है और यहां भी यही है। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको करवा दी थी अच्छी तरह। भाई ये O, ये D, ये ले लिया हमने F। अब आपको इस R की वैल्यू निकालनी थी और इस R की डायरेक्शन निकालनी थी। हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला था, इस परपेंडिकुलर को कह लेते हैं G। हमने इस डायग्राम से इस OF की वैल्यू निकाली थी। बिल्कुल वो ही कैलकुलेशन इसमें करनी है। देख, ये वेक्टर भी है, अब इसके यहां पे पैरेलल बना दें तो ये भी तो बी ही वेक्टर हुआ ना बेटा। ये वेक्टर बी और ये वेक्टर भी बी है। उसमें ये एंगल लिया था इनके बीच का, इसमें यहां से ये एंगल ले लिया, इससे ये परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर जी। फिर मैंने उसमें क्या करवाया था आपको, यहां से देखो ये एंगल थीटा, तो ये जो जी एफ है, जी एफ इक्वल टू डी एफ साइन थीटा, ये तो लिखना ही है इन ट्रायंगल डी एफ जी में, डी एफ जी ट्रायंगल में साइन थीटा लिखोगे दिस बाय दिस, जी एफ ये आ जाएगा। अब इसी जी एफ को ये बी साइन थीटा लिख दूं, बी साइन थीटा। इस बी पे वेक्टर नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये बी वेक्टर की लंबाई है। बी वेक्टर की लेंथ को, मैग्नीट्यूड को हम बी से लिख देते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बी ले लेते हैं, इसलिए हमने इस डी एफ को भी ले लिया, बी साइन थीटा। दूसरी बात, यहीं से इसी ट्रायंगल से जी एफ सॉरी बेटा, डी जी इक्वल टू डी एफ कोस थीटा, डी एफ कोस थीटा अगेन बी कोस थीटा, अगेन बी कोस थीटा। ये दो इक्वेशन लिख ली, एक में ये जी एफ बी साइन थीटा, एक में ये डी जी बी कोस थीटा। अगर यहां पे ध्यान हो तुम्हें, यहां भी ये दोनों यही लिखे थे, कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं दोनों की। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी? OF की। OF क्या है बेटा? OF हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। जब उसने बताया है कि भाई ये डायगोनल की लंबाई आपको A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट देगी, तो हमने ये OFR इक्वल टू पाइथागोरस लगा के क्या कर दूं, वही बात
ओ जी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर अंडर रूट, बिल्कुल वही कैलकुलेशन। भाई ये लेंथ निकालनी बेटा ओ एफ, इस ओ एफ की लेंथ को आर का मैग्नीट्यूड या आर बोलेंगे सिंपल। तो हमारे आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू ओ जी का स्क्वायर, ओ जी को क्या लग दे ओ डी प्लस डी जी का स्क्वायर। बेटा दिस ओ जी इज इक्वल टू ओ डी प्लस डी जी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। एफ जी को यहां से बी साइन थीटा का स्क्वायर कर दे, बी साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हमें इसको आर भी लिख सकते हो, इसको आर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, इस आर को ओ एफ भी ले लेंगे क्योंकि ओ एफ भी तो इसका मैग्नीट्यूड ही है ना बेटा। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करो, ओ डी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर प्लस 2OD इंटू डी जी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल टू ओडी क्या है, ओडी ए वेक्टर की लंबाई जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे ए स्क्वायर प्लस डी जी क्या है, डी जी ये रहा डी जी ये वाला क्या बी कोस थीटा, इसको लिखते बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2OD ए डी जी बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसके अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos theta under root. So R becomes A square plus B square plus 2AB cos theta under root. ये ही रिजल्ट R का, ये ही मैग्नीट्यूड हमारे ट्रायंगल लॉ में आया था। बस ट्रायंगल लॉ में देखो क्या था, ये वेक्टर A ये वेक्टर B एडजेसेंट साइड से टेकन इन ऑर्डर, देन दिस वेक्टर गिव्स अस द रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम के हिसाब से ये वेक्टर A ये वेक्टर B इनके बीच का एंगल थीटा, यहां भी तो यही थीटा था ना। ये पैरेललोग्राम का ये डायगोनल जो इससे जा रहा है, इसी पॉइंट से जो A और B का इनिशियल पॉइंट है, गिव्स अस द रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ से भी यही रिजल्टेंट आया और पैरेललोग्राम लॉ से भी। बस ये पैरेललोग्राम लॉ की ये डेफिनेशन और ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। अब इसमें ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर की डायरेक्शन भी निकालनी है। इस आर वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हमने ये एंगल ले लिया बीटा। बस ये ध्यान देना है फिजिक्स में कि भाई कोई भी आपको ये कहे कि भाई आपने बीटा कोण लिया है,
तो आप कहोगे कि बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए। बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। इनके बीच में लिया हमने कौन? एंगल बीटा, ये एंगल बीटा। अब यहां से जब आप टेंजेंट बीटा लिखोगे, टेंजेंट बीटा बिल्कुल वही कैलकुलेशन, दिस GF डिवाइड बाई OG इक्वल टू DF कितना? यहां देखो, DF था आपका B sin थीटा डिवाइड बाई OG क्या है? OD प्लस DG इक्वल टू B sin थीटा डिवाइड बाई OD A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। यहां तक आपकी दोनों कैलकुलेशन हो गई। रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ प्रीवियस वीडियो में, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ इस वीडियो में। अब मेन बात बेटा आपको ये याद करनी है कि अगर कोई आपको ये कह दे कि ए वेक्टर और बी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड देयर रिजल्टेंट, तो हम ये कहेंगे कि भाई इनका रिजल्टेंट एंगल बिटवीन देम पे डिपेंड करता है। रिजल्टेंट डिपेंड करता है एंगल बिटवीन देम। और अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो, तो इनका रिजल्टेंट ये बनता है। मेन स्ट्रेस इस बात पे डालना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा फिजिक्स का जिसमें आप वेक्टर ना करो। इसलिए सबसे जरूरी ये बात है कि जब भी कोई हमें ये कहे कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हम कहेंगे कि भाई हमें उनके बीच का एंगल बता दे, और अगर हमें उनके बीच का एंगल पता है थीटा, तो हम ये कह पाएंगे कि उनका रिजल्टेंट ये है। ये दूसरी बात, फिर ये कहेंगे कि भाई टेंजेंट बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। इस फॉर्मूले से ऊपर वाले से तो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ निकलेगी, इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकलेगी। तो हम कंप्लीटली हमने रिजल्टेंट बोल दिया। बस आपको ध्यान ये देना है, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द magnitude of the resultant of two vector A and B, and this formula gives us the angle between R and A। मतलब जब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके जो इसकी वैल्यू निकालेंगे उससे बीटा निकाल देंगे, और फिर ये कह देंगे कि दिस बीटा
थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड ए। ये ए है बेटा यहां, ठीक है। अब एक बार और ट्राई करो, या चलो पहले इसके स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर वो आपको ये कह दे स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस दोनों में बनेंगे, ट्रायंगल लॉ में भी यही दिखाने हैं, पैरेललोग्राम में भी बिल्कुल यही से, कि इफ थीटा जीरो तो ये वेक्टर ए हुआ, ए वेक्टर, ये वेक्टर बी हुआ, बी, इनके बीच में थीटा जीरो है। यहां पे आर की वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस जीरो, तो कोस जीरो 1, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में हमें ये कह देता है कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, तो हम कह देंगे कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी इसी की डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के बराबर होगा। मतलब अगर ए वेक्टर 4 न्यूटन, बी वेक्टर 5 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, then r vector equal to a plus b equal to 4 plus 5 equal to 9, and इसमें अगर मैं टेंजेंट बीटा निकालूं, टेंजेंट बीटा, तो ये था ना b साइन थीटा, बेटा थीटा की जगह जीरो डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, तो ये कंप्लीट जीरो आ गया और बीटा भी जीरो। इसका मतलब ये रिजल्टेंट ए के साथ और बी के साथ भी जीरो एंगल बनाएगा। तो कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में जब हमें कोई ये कह देगा कि भाई ए के और बी के बीच का एंगल जीरो है, तो हम ये अप्लाई कर देंगे, ये सारी डायरेक्ट ये चीजें इससे निकाल के नहीं दिखाएंगे। मेरी बात समझो, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो भी यही आएगा, और अगर हम डायरेक्ट ये चीज निकाल दें तो भी यही आएगा। इसलिए ये डायरेक्ट ये चीज अप्लाई कर देते हैं। दूसरी, अगर थीटा 180 है, थीटा 180, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180, मतलब ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। आपको ये नहीं कहना कि ये बी वेक्टर माइनस है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट ना, उसने कहा है भाई कि ये ए वेक्टर है ओ डी, ये बी वेक्टर है ओ एफ, तो
इनके बीच में, दोनों के बीच में ये एंगल हुआ 180, थीटा इक्वल टू 180। अब जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज कोस 180 माइनस 1 अंडर रूट, ये बना हमारा a माइनस बी के स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू a माइनस बी। इसका मतलब अब जब भी वो आपको ये कहेगा कि भाई ये दो वेक्टर हैं, एक ये है 5 न्यूटन, एक ये है 4 न्यूटन, और तब भी एक बात ध्यान से सुनो, ये मेरी गलती रह गई, मुझे शुरू से ही बताना था कि थीटा एंगल 0 है, पर वो ये कहता है कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकालो। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू ये आई, इसकी डायरेक्शन ये आई। यहां भी आपको वो यही कह रहा है, इसमें भी जब इनके बीच का एंगल 180 है तो भी आपको, आप यही काम कर रहे हो, सबट्रैक्ट नहीं कर रहे इन्हें, आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, जिसमें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और उसने हमें आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला है हर एक में। अब इसमें थीटा 180, इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट की वैल्यू ये आई ए माइनस बी। अब यहां पे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट 5 माइनस 4 1 न्यूटन आएगा, और इस 1 न्यूटन की डायरेक्शन 5 के साथ आएगी, क्योंकि 5 बड़ा है ना, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन 5 के अलोंग होगी। मतलब ये रिजल्टेंट इस 5 के साथ 0 एंगल बनाएगा। आर एंड 5 न्यूटन में एंगल बीटा 0 होगा, आर में और 5 में एंगल बीटा 0 होगा। अब मेरी बात समझो, जब भी कोई दो वेक्टर्स के बीच में थीटा 0 और थीटा 180 बता दे, तो हम ये फॉर्मूला निकाल के सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कैसे, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद थर्ड स्पेशल केस, उसने आपको ये बोला कि एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल थीटा 90 है, थीटा 90, देन फाइंड देयर रिजल्टेंट, मतलब कैलकुलेट आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी की वैल्यू निकालनी है, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें भी वही फॉर्मूला के भाई अगर हम ए और बी का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो आर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो यहां पे 90 है, इसलिए हम कह देंगे कि आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, बिकॉज
cos 90 इक्वल टू 0। तो भाई इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका ये एंगल बीटा, बीटा का बीटा आर के और ए के बीच में है, तो इसका फॉर्मूला ये बनना चाहिए, और जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 90 b cos थीटा, cos 90 1 sin 91, भाई ये पुट कर दो, चलो छोड़ो, b sin 90 बाई a प्लस b cos 90, इट बिकम्स b बाई a। और अगर आप यहां से ये बीटा निकालो तो ये बीटा भी तो बेटा b बाई a ही है। ये 3 स्पेशल केस हुए। जब एंगल थीटा 0 तो हम वो काम करेंगे, 180 तो वो, 90 तो ये, और फोर्थ में झंझट ही नहीं, फोर्थ में कहेंगे इफ एंगल इज थीटा मे बी 60, 30, 45 and we want to find out r equal to a vector plus b vector, तो r equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा, ये तो है ही, इस मेन तो यही है। इसी की एप्लीकेशन करके थीटा 0 लेके फॉर्मूला निकाला, इसी को एप्लीकेशन करके थीटा 180 लेके निकाला, और इसी की 90, और इसी के हेल्प से टेंजेंट बीटा b साइन थीटा बाई a प्लस b कोस थीटा। बेटा ये हमारे चारों के चारों स्पेशल केस हो गए, जिसमें इसे तो स्पेशल केस नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये तो है ही फॉर्मूला, पर मेन बात ये है आपकी कि इन चारों केस में चाहे आपको a प्लस बी ऐड करना पड़े, चाहे आपको a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना पड़े, चाहे आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करना पड़े, चाहे ये करना पड़े, इन चारों का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट r विच इज इक्वल टू ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब एक ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब कुछ बातें नोट डाल के करो कि भाई देखो ध्यान से। पहली बात कि जब दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कितना लेते हैं, जो दो वेक्टर के बीच में हम एंगल लेते हैं थीटा, तो वो हम 0 to 180 लिया हमने, 0 to 180। बेटा ध्यान से देखना, अगर एक वेक्टर ये A है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा 180 से कम। एक वेक्टर ये है A, दूसरा वेक्टर ये ले लिया, ये लेने की बजाय हम इनके बीच में ये ही एंगल लेंगे नीचे वाला, और इनका रिजल्टेंट ऐसे निकाल देंगे, ये नीचे इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का ये आ जाएगा, इन दोनों का ये। इसलिए पहली तो ये बात कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 to 180 वैरी करेगा जब हम r निकालेंगे। उसमें जब एंगल 0 होगा तो हमारे r की वैल्यू
आर की वैल्यू ए और बी के मैग्नीट्यूड को ऐड करने पे मिलेगी। सिंपल सी बात। अगर ए 5 है, बी 4 है, तो आर की वैल्यू ए प्लस बी करने पे मिलेगी। एक चीज। दूसरी बात, अगर उनके बीच का एंगल 180 है तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमारे आर की वैल्यू ए माइनस बी होगी, उनका डिफरेंस होगा ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कब? जब उनके बीच का एंगल 0 हो। ये उनकी मिनिमम वैल्यू है। कब? जब उनके बीच का एंगल 180 हो। अब अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बना दूं कि भाई व्हाट इज द या व्हाट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मे बी ऑफ 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। दो वेक्टर हैं 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन। तो आपके दिमाग में एकदम ये बात आनी चाहिए कि भाई इस आर की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि इस 3 के और 7 के बीच का एंगल कितना है। एंगल कितना हो सकता है? 0 to 180 कुछ भी। जब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो आर का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है, और जब इन दोनों के बीच का एंगल 180 है तो आर का मैग्नीट्यूड 1 है। 1। इसका मतलब ध्यान से सुना, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट 7 है जब एंगल 0 है, 1 है जब एंगल 180 है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि थीटा 0। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है क्योंकि थीटा 180। तो आपको ये कोई कहने लगे कि 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो सकता है, तो क्या बोलोगे? डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन देम, डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन देम, रिजल्टेंट ऑफ A and B, रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन and 4 न्यूटन lies between 1 न्यूटन and 7 न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि इन दोनों का रिजल्टेंट 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा उनके बीच में एंगल कितना है। थर्ड पॉइंट हो गया नोट में। अब फोर्थ पॉइंट देखो, मैं आपको ये कह दूं कि कैन 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन gives their resultant इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन और 10 न्यूटन दो वेक्टर है, एक पॉइंट पे लगा दिए, तो क्या वो दोनों 10 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकते हैं?
10 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकते हैं। आप एकदम कहोगे कि अगर ये 10 और 10 थीटा 0 पे काम कर जाए तो इनका रिजल्टेंट 20 होगा, 20। और अगर ये दोनों थीटा इक्वल टू 180 पे काम कर जाए तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा, 0। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 से 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। ये 10 न्यूटन इन दोनों के बीच में ही तो है बेटा, ये 10 न्यूटन इन दोनों के बीच में ही तो है, 0 के और इसके। इसका मतलब हम कह देंगे यस, दे कैन गिव अस द रिजल्टेंट इक्वल टू 0। सॉरी, दे कैन गिव अस द रिजल्टेंट इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको ये कह दे कि ए वेक्टर एंड ए वेक्टर कैन गिव्स अस द रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर, तो हम कह देंगे हाँ भाई, ए और ए दोनों 0 पे काम करें तो 2a, दोनों 180 पे काम करें तो 0, और ये a के इसके बीच में ही है। 4th पॉइंट, F न्यूटन एंड F न्यूटन का रिजल्टेंट F न्यूटन कब बनेगा? अच्छी तरह याद करना है, जब थीटा 120 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहोगे कि भाई हमें R निकालना है F प्लस F के बीच में, और ये R भी F ही होना चाहिए ना मैग्नीट्यूड में। तो इस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट, इस फॉर्मूले में क्या कर दूं, R की जगह F, A की जगह भी F, B की जगह भी F। क्यों भला? कहा है उसने कि भाई दो इक्वल वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट भी मुझे आइदर ऑफ इक्वल चाहिए, तो हमने R को भी F रख दिया, A को भी F, B को भी F। यहां से स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर F स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस थीटा। इस F से ये F कैंसिल, यहां से बना 2F स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू माइनस F स्क्वायर, 2 कोस थीटा इक्वल टू -1, 0 नहीं लेना, ये -1 कोस थीटा इक्वल टू -1/20, सॉरी 1/2। और इसको याद करना है कि जब कोस -1/2 हो देन थीटा इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू 120। बेटा यहां तक बहुत है। नेक्स्ट में बस एक वेक्टर एडिशन का लास्ट रो रह गया, वो करेंगे। थैंक यू।